हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारी क्लास शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम या एशटो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दोनों में से आप इसको कुछ भी कह सकते हो। एस्टो एस्टो मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स, राइट। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको वैसे बता दी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एस्टो आपको याद रह जाए कि ये एस्टो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दैट इज इनफ। कौन सा ये? हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम एस्टो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें करते क्या? इसमें मेनली हमारे पास 7 ग्रुप है, फ्रॉम A1 टू A7, ठीक है, विद एन एडिशनल ग्रुप ऑफ A8 फॉर मक और पीट, जिसको हम यूज करते हैं सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एस्टो सिस्टम द सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 8 ग्रुप्स। 8 ग्रुप्स कौन से? फ्रॉम A1 टू A7 विद एन एडिशनल ग्रुप ऑफ A8 फॉर मक और पीट। ये जो ऑर्गेनिक सॉइल्स हमने किए थे ना, मक और पीट, उनको क्लासिफाई करने के लिए एक एडिशनल ग्रुप है A8। बाकी जो इनऑर्गेनिक सॉइल है उनके लिए A1 टू A7 है। इसमें किसमें? एस्टो में। नाउ इसमें जो ये ग्रुप्स बन गए ना, 8 ग्रुप्स बन गए, जो उनमें दीज ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, ठीक है। तो कुछ ग्रुप्स हैं, 8 मेन ग्रुप्स हैं, उसके फिर आगे सब ग्रुप्स हैं, पर हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना। कौन कौन से ग्रुप हैं, कैसे A1 में क्या है, A2 में क्या है, A7 A8 में क्या है, नहीं जाना। हमें बस इस चीज का पता होना चाहिए कि इसमें A1 टू A7 विद एन एडिशनल ग्रुप ऑफ A8 फॉर मक और पीट है एस्टो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। पर हमारे लिए जो ज्यादा काम की बात है, जो हम इंडिया में ज्यादा चीज यूज करते हैं, दैट इज ग्रुप इंडेक्स, जिसको हम GI से शॉर्ट फॉर्म में GI लिख देते हैं। वैसे ग्रुप इंडेक्स सही, जो वर्ड सही इस्तेमाल करना है, दैट इज ग्रुप इंडेक्स। तो ये ग्रुप इंडेक्स क्या है? ये एक एम्पिरिकल पैरामीटर है हमारे पास, हम इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे, अभी देखेंगे, राइट। ये एक एम्पिरिकल पैरामीटर है ग्रुप इंडेक्स, इसको हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतनी सॉइल की क्वालिटी कम होती है। जितनी ज्यादा ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू उतनी सॉइल की क्वालिटी कम, और ग्रुप इंडेक्स की क्वालिटी, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम उतनी क्वालिटी ज्यादा। मतलब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कम, क्वालिटी हाई। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा, क्वालिटी कम। अब ये ग्रुप इंडेक्स होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, ये अब हम देखते हैं। तो अब ग्रुप इंडेक्स को हम डिटेल में देखेंगे। ग्रुप इंडेक्स का जो फॉर्मूला है उसको याद कराने के लिए मैं आपको एक नंबर याद कराना चाहता हूं। कौन सा? 215। इस नंबर को याद रखना, तो ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला बड़ी ही आसानी से आपके दिमाग में आए, जो वो आपको याद आ जाएगा, ठीक है, जब भी आप उसको याद करने की कोशिश करोगे। कैसे? देखिए, एक डेसिमल 0 पॉइंट, पहले डेसिमल पे 2, उसके बाद बीच में कहीं प्लस आ जाता है, फिर दूसरे डेसिमल पे आता है 1, राइट, फिर बीच में कहीं प्लस आ जाता है, और फिर तीसरे डेसिमल पे आता है 5, 1 2, तीसरे डेसिमल पे 5, 215, 215। उसके बाद ABCD आपको करना है, ABCD, उसके बाद फिर लूप में A, बस ABC, इधर तक आ गए, ABC, फिर इसके साथ D, इसके साथ नहीं, फिर इधर से ही करना है, ABC, फिर इधर D, और फिर इधर A। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 0.2A प्लस 0.01BD प्लस 0.005CA, मतलब 0.2 इंटू A प्लस 0.01 इंटू B इंटू D प्लस 0.005 इंटू C इंटू A, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। मैंने आपको याद रखने का तरीका बता दिया। 215, फिर ABCDA। थोड़ी बार इसको लिख के देखना, इस तरीके से याद रख के देखना, तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि जो हमने ABCD पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं
वो एक्चुअली में है क्या, राइट। तो जो ए पैरामीटर है वो है परसेंटेज फाइंस। परसेंटेज फाइंस मतलब परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। जो हमारे टोटल पार्टिकल्स हैं, टोटल वेट ऑफ सॉइल है, उसमें से कितना वेट ऑफ सॉइल ऐसा था जो 75 माइक्रोन सीव से पास कर गया, उस परसेंटेज को हम कह रहे हैं परसेंटेज फाइंस। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट। तो परसेंटेज फाइंस, ये परसेंटेज फाइंस है, ठीक है ए, पर ग्रेटर देन 35 एंड नॉट एक्सीडिंग 75। इसको मैं सिंपल वर्डिंग में भी लिख सकता था, पर थोड़ी मैंने कॉम्प्लेक्स करके वर्डिंग इसलिए लिखी है ताकि अगर पेपर में थोड़ी कॉम्प्लेक्स वर्डिंग आ जाए तो आप उसको पहचान सको, ठीक है। आप कॉम्प्लेक्स वर्डिंग को भी उसको पढ़ के उसको डिकोड करना सीखो। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन तो बहुत आसान हो पर आप उसकी वर्डिंग में उलझ गए, राइट। तो आपको उसकी वर्डिंग में नहीं उलझना, आपके कंसेप्ट सही है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको अच्छे से मतलब भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे। तो वर्डिंग थोड़ी सी मैंने डिफिकल्ट करी है, वैसे बुक्स वगैरह में भी सीधा नहीं लिखा होता, इतनी थोड़ी सी लैंग्वेज की होती है हार्ड, तो मैंने भी थोड़ी सी लैंग्वेज जिसका ऐसा लिखा है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े अगर आप खुद से पढ़ो इसको, राइट। तो एक है परसेंटेज फाइंस है 35 और 75 के बीच। पहले मैं आपको वैसे समझा देता हूं, फिर स्टेटमेंट वाइज भी बता दूंगा। परसेंटेज फाइंस है ये, मतलब परसेंटेज पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। परसेंटेज फाइंस है 35 और 75 के बीच में, राइट। और 35 से 75 के बीच में है तो मान लीजिए 40 आ गया, तो इसकी जो रेंज है ना ये 0 to 40 है। 35 to 75, जब आप 35 देखोगे, 35 to 75 कितने नंबर बन गए टोटल? 40 नंबर बन गए ना। 35 to 75 टोटल कितने नंबर बने? 40। अगर आप 35 को 0 कर दो तो, उसके बाद कह रहा हूं मैं, 35 को 0 कर दो, उसके बाद 75 तक कितने नंबर बन गए? 40। तो अगर परसेंटेज फाइंस 40 हुए तो आप जो ए की वैल्यू है उसको 5 असाइन करोगे, क्योंकि जो इसकी रेंज है ना ए की, ये है 0 to 40। 0 कब? जब 35 या उससे कम हो, और 40 कब? जब 75 या उससे ज्यादा हो। अगर इसके कहीं बीच में हो तो 35 को 0 मान के, 75 को 40 मान के, जो भी बीच में आ जाएगा नंबर वो कर देना। शॉर्टकट बताऊं तो जो भी आ जाएगा उसमें से 35 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 75 हुआ तो 40, 75 से ग्रेटर देन हुआ तब भी 40, अगर इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है तो उसमें से 35 माइनस कर देना, जो भी आएगा वो एक ही वैल्यू होगी, सिंपल। अगर वर्डिंग वाइज बताऊं तो ये ए है परसेंटेज फाइंस ग्रेटर देन 35 बट नॉट एक्सीडिंग 75, राइट। रेंज इसकी 0 to 40, राइट। बी क्या है? बी पैरामीटर ये भी परसेंटेज फाइंस ही है, ये भी परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव ही है, बट दिस टाइम जो बी है वो 15 से 55 के बीच में लाई करेगा। जैसे ए 35 to 75 के बीच में लाई कर रहा था, वैसे बी 15 to 55 के बीच में। और इसी तरह इसकी भी रेंज कितनी आ जाएगी? 0 to 40। 15 to 55 क्योंकि कितने नंबर बन जाते हैं, अगर मैं 15 को 0 मानूं तो 40 नंबर, अगर मैं 15 को 0 मान रहा हूं। तो उसी तरीके से जो बी की भी वैल्यू आपको निकालनी है वो क्या आएगी? 15 to 55 है, मान लीजिए 60 आ गई तो 55 तक की मैक्सिमम जाना था, 55 ये उससे बड़ा हुआ तो 40 असाइन करना है, 60 आ गया तो 40, ठीक है। अगर 15 to 55 के कहीं बीच में हुआ, मान लीजिए 25 हुआ, तो उसमें से 15 को माइनस कर देना, 25 माइनस 15 कितना हुआ? 10, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। अगर 15 हुआ तो 15 माइनस 15 0, 15 से कम हुआ तब भी 0, ठीक है। ऐसे आप निकाल लोगे बी की वैल्यू। परसेंटेज फाइंस ग्रेटर देन 15 एंड नॉट एक्सीडिंग 55, रेंज इसकी है 0 to 40, ठीक है। ये जो सी पैरामीटर, सी ये वाला, ये क्या? ये है लिक्विड लिमिट। जो ए और बी थे ये थे परसेंटेज फाइंस, अब सी डिफरेंट है, सी है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट lying between
मतलब ग्रेटर देन 40 एंड नॉट एक्सीडिंग 60। ये 40 और 60 के बीच में है। और इसी तरीके से इसकी रेंज क्या आ जाएगी 0 to 20। 40 को 0 मान लो, 60 को 20 मान लो। 60 या उससे बड़ा हुआ तो 20, 40 या उससे कम हुआ तो 0। अगर कहीं बीच में हुआ, मान लीजिए 50 हुआ, तो उसमें से 40 माइनस कर देना, 50 माइनस 40 10, तो इसकी सी की वैल्यू 10 आ जाएगी। राइट। लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 40 एंड नॉट एक्सीडिंग 60। रेंज इसकी 0 to 20। जो डी है, दिस इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 10 एंड नॉट एक्सीडिंग 30, मतलब 10 और 30 के बीच में। तो इसकी रेंज फिर इस हिसाब से क्या होगी 0 to 20। 10 को 0, 10 या उससे कम हुआ तो 0, 30 या उससे ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स हुआ तो उसकी डी की वैल्यू आ जाएगी 20, और कहीं बीच में हुआ तो 10 माइनस कर देना, जो भी आंसर आएगा आएगा। 10 to 30 के बीच में मान लीजिए 12 है, तो 12 माइनस 10 2, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप ए बी सी डी सभी की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। डी मैंने क्या बताया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 10 एंड नॉट एक्सीडिंग 30, रेंज 0 to 20। ठीक है, तो ए बी सी डी सब कुछ निकाल के आप ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। 0.2 ए प्लस 0.01 बी डी प्लस 0.005 सी ए। ठीक है, ऐसे ग्रुप इंडेक्स की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ग्रुप इंडेक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर हो, एक रेंज में वैल्यू लाई करती हो, इतने से इतने के बीच में हो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू, तो हम अपने सॉइल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन देंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। ग्रुप इंडेक्स जितना ज्यादा उतनी सॉइल की क्वालिटी कम, उतनी ये जो वैसे ग्रुप इंडेक्स है ना, इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस है ये हाईवे इंजीनियरिंग में है, पर हम सॉइल में इसको पढ़ते हैं क्योंकि सॉइल इस तरीके से भी क्लासिफाई की जा सकती है कि जो हम सॉइल यूज कर रहे हैं उसका जो मेनली इसका यूज किया जाता है कि जब हम हाईवे बनाते हैं, हाईवे बनाने के लिए हम जो सॉइल यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके लिए इसका मेन यूज किया जाता है। पर क्योंकि सॉइल को हम क्लासिफाई कर ही रहे हैं, चाहे हाईवे बनाने के लिए कर रहे हैं, तो हम इसको इधर पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रुप इंडेक्स की अगर इस रेंज में वैल्यू लाई कर रही हो तो हमारा सॉइल कैसा होता है, ये आपको पता है। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कम, सॉइल बढ़िया। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हाई, तो सॉइल की क्वालिटी कम। अब एग्जैक्ट रेंज देखते हैं। तो अब मैंने ग्रुप इंडेक्स की कुछ वैल्यूज लिखी हैं, उसके बेसिस पे हम सॉइल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो भी लिखा है। अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 to 1 हो तो हम हमारे सॉइल को गुड कहेंगे, गुड। और अगर 2 to 4 हो देन फेयर, 5 to 9 हो तो पुअर, 10 to 20 हो तो वेरी पुअर। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। याद इसको ऐसे रखना है 0 to 1, 2 to 4, 5 to 9, 10 to 20, ये अपने दिमाग में उठा लो। 0 to 1, 2 to 4, 5 to 9, 10 to 20, गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर। ठीक है, 0 to 1, 2 to 4, 5 to 9, 10 to 20, गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर, ये अपने दिमाग में बिठा लो। अब उसके बाद जो भी आपको ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू एग्जाम में दी जाएगी, मान लो 9 दे दे वो, ठीक है 9 दे दे, तो अपने दिमाग में उठाओ, अच्छा 0 to 1, 2 to 4, 5 to 9 मतलब तीसरे में आ गया, तीसरे में आ गया तो गुड, फेयर, पुअर मतलब पुअर है। ठीक है, मान लीजिए 7 आ गया, 7 भी इसी में लाई कर गया। मान लीजिए 3 आ गया, 0 to 1, 0 to 1, 2 to 4, 2 to 4 में लाई कर गया, मतलब गुड, फेयर इधर आ गया। ठीक है, मान लीजिए 15 आ जाता है, 0 to 1, 2 to 4, 5 to 9, 10 to 20, 10 to 20 वाले में अप्लाई कर रहा है, तो गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर, अब वेरी पुअर है। इसको ऐसे एग्जाम में छोड़ देना। ठीक है, अब ग्रुप इंडेक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी आती है। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जो ए बी सी डी थे, तीनों की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी 0, तो 0.2 इंटू 0 0 प्लस 0.01 इंटू 0 0 प्लस 0.005 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू मिनिमम तो हो सकती है 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है ये देखते हैं। मैक्सिमम कितनी हो सकती है 0 से लेके मैक्सिमम कितनी, ए की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 40,
बी की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 40, सी की मैक्सिमम वैल्यू 20, डी की मैक्सिमम वैल्यू 20। अगर आप ये वैल्यूज ए बी सी डी तीनों की मैक्सिमम वैल्यू ग्रुप इंडेक्स के फॉर्मूला में पुट करोगे और देखोगे कि ग्रुप इंडेक्स की क्या वैल्यू आ रही है, तो वो वैल्यू आएगी 20, 0 to 20। मतलब इसका क्या बनता है कि जो ग्रुप इंडेक्स है वो अपने आप में 0 to 20 की रेंज में लाई कर सकता है। इसीलिए जो हमने ग्रुप इंडेक्स की वैल्यूज यहां पे लिखी है वो मिनिमम 0 से शुरू की है और मैक्सिमम 20 तक लिखी है। 0 से कम नहीं आ सकता, 20 से ज्यादा नहीं आ सकता। इसीलिए 0 to 20 में अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू लाई करेगी तो सॉइल कैसा होगा हमने उसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब हम हमारी अगली क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इस टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम हमारे सॉइल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें हम जो यूएस पब्लिक रोड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंड, सिल्ट और क्ले के साइजेस डिसाइड किए हैं उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि सैंड, सिल्ट और क्ले की कितनी कितनी परसेंटेज होगी। जैसे जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें सैंड 30% है जो हमने पाई, जो कुछ टेस्ट है उनके बाद हमने ये पाया कि जो सैंड है वो 30% है, सिल्ट भी 30% है और क्ले भी 40% है। अब जो ये टेक्सचरल क्लासिफिकेशन चार्ट है जो यूएस पब्लिक रोड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, जो एक एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड पे, जैसे हमारे वाले केस में जो लेफ्ट साइड है उस पे सैंड है, जो नीचे वाली साइड है उस पे सिल्ट है और जो राइट वाली साइड है उस पे क्ले है। जो इनके साइजेस हैं जो यूएस पब्लिक रोड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किए हैं वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये आइडिया होना चाहिए कि टेक्सचुअल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब जैसे जो हमने एग्जांपल ले लिया कि सैंड इसमें 30% है, आप देख पा रहे हो, तो सैंड लेफ्ट हैंड साइड वाली देखो 0 से ऊपर शुरू होके 100 तक जा रही है। ठीक है, हमने कितना देखना 30 देख लिया, 30 मतलब 30 है, 30 जो है अब हमने 30 मार्क कर लिया, हमें पता है 30। अब हमने चलना है की तरफ। की में आप देख पा रहे हो कि सैंड को हमने ऐसे मूव करना है, सैंड को ऐसे, तो ऐसे मूव करना है जो जैसे की में दिया हुआ है। तो अगर वैसे ही मूव करेंगे तो जो एज ए डॉटेड लाइन सैंड से हमने बनाई हुई है ना, ऐसी एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, एक ऐसी हम डॉटेड लाइन बना देंगे। फिर उसके बाद सिल्ट है 30%। अब बिल्कुल जो नीचे वाली लाइन है उसको देख लिया, 0 10 20 30, 30 ये आ गया। अब आप की में देखो कि ऐसे जाना, सिल्ट के लिए कैसे जाना आपको, बॉटम टू अप, कैसे ऐसे। ठीक है, जैसे की में दिखा हुआ है। तो 30 से लेके आप ऊपर गए, ऊपर आपने एक डॉटेड लाइन बना दी उस डायरेक्शन में जैसे की में गिवन है। ठीक है, बना दी। अब आप चलिए क्ले की तरफ। क्ले है 40%, 40% है तो क्ले को रिप्रेजेंट करिए बिल्कुल राइट हैंड साइड वाली जो लाइन है वो 0 से नीचे शुरू होके 100 तक ऊपर जा रही है। हमने 40 देखना है। 40 से आप की में देख पा रहे हो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जैसे की में गिवन है वैसे वैसे ड्रॉ करी। तो जो पहली दो लाइंस थी, राइट, जो पहली दो लाइंस थी उसको ये एक पॉइंट पे जाके टच करेगी। मतलब ये तीनों लाइंस जो हमने ड्रॉ करी हैं ये एक पॉइंट पे आके मिलेंगी। उस पॉइंट को हमने देखना है कि ये पॉइंट किस जोन में लाई कर रहा है। जैसे जो टेक्सचुअल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हमारे सॉइल को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करता है। जैसे जिस पॉइंट में हमारा ए पॉइंट आ रहा है, जिस जोन में ए पॉइंट आ रहा है वो आप देख पा रहे हो क्ले का आ गया है। इस टेक्सचुअल क्लासिफिकेशन चार्ट के अकॉर्डिंग क्ले क्या हुआ है तो हम कह देंगे कि हमारा सॉइल क्ले ही है।
या क्ले है सिंपल, ठीक है। अगर इसे नीचे वाले जोन में आ जाता, जैसे इस जोन में, तो हम कहते क्ले लोम। अगर उससे भी नीचे वाले में तो लोम। अगर इस जोन में आता तो सिल्टी लोम। बेस्ड ऑन ए पॉइंट कहां पे आ रहा है, हम अपने सॉइल को कह देंगे कि वो सॉइल ऐसा है। जो टेक्सचरल क्लासिफिकेशन चार्ट में एक सॉइल की क्लासिफिकेशन ऑलरेडी डिसाइड की हुई है बेस्ड ऑन सैंड सिल्ट क्ले, इनकी कितनी कितनी परसेंटेज है, ठीक है। और ये ए पॉइंट मैंने आपको बताया, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि सैंड सिल्ट और क्ले की कितनी कितनी परसेंटेजेस है, ठीक है। बस ये है सिंपल टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें मेनली आपको यही चीजें पता होनी चाहिए दैट दिस इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया होता है, ठीक है। इनके साइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया होता है, 0 से 100 तक परसेंटेजेस होती हैं, जैसे सैंड सिल्ट क्ले की 0 से 100 तक परसेंटेजेस होंगी। उन परसेंटेजेस के हिसाब से जो की गिवन होती है वैसे हमको मूव करना होता है, और जहां पे पॉइंट आ जाता है हम अपने सॉइल को जो भी टेक्सचर क्लासिफिकेशन सिस्टम में उस सॉइल का नाम दिया हुआ है हम अपने सॉइल को वो नाम दे देते हैं, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे सॉइल की क्लासिफिकेशन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब चैप्टर 1 और कुछ मेथड्स से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखने के बाद हम इस स्टेज में आ चुके हैं कि हम बता पाए कि अगर सॉइल की इस प्रॉपर्टी को देखना है, दो अलग अलग सॉइल दिए हुए हैं या 2 या 3 जितने भी सॉइल दिए हुए हैं, उसमें से ये देखना है कि कौन से सॉइल की अगर एक प्रॉपर्टी देखनी है, उस प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पैरामीटर देखना पड़ेगा मेरे को, ये मैं अब देख सकता हूं। अब मैं इस पोजीशन में आ चुका हूं, तो अब मैं फिर देखूंगा क्या, कि मान लीजिए मुझसे पूछा हो विच सॉइल हैज ग्रेटर प्लास्टिसिटी। ग्रेटर प्लास्टिसिटी मतलब वो सॉइल जो ज्यादा प्लास्टिक हो। और ज्यादा प्लास्टिक कौन सा ऐसा पैरामीटर था, कौन सा ऐसा इंडेक्स था जो डायरेक्टली ये बताता हो, डायरेक्टली इस चीज से डील करता हो कि हमारा सॉइल प्लास्टिक बहुत ज्यादा है। कौन सा? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आईपी। आईपी, सॉइल दैट हैज मोर आईपी, उसका ग्रेटर, उसकी प्लास्टिसिटी ग्रेटर होगी जिसका आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स बता रहा था कितनी रेंज में मेरा सॉइल प्लास्टिक होगा, राइट। तो उसमें मेरे को देखना आईपी। अब अगर मेरे को ये पूछा हो विच सॉइल इज बेटर फॉर फाउंडेशन, ठीक है, तो फाउंडेशन के लिए अगर मेरे को देखना कौन सा सॉइल अच्छा है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कोई ऐसा इंडेक्स हो, कोई ऐसा पैरामीटर हो जो इन सीटू साइट पे मेरा सॉइल कैसा है उसकी प्रॉपर्टी को बताए। और ऐसा इंडेक्स कौन सा था जो साइट पे एक्चुअल कंडीशन में मेरी सॉइल की कंडीशन को बता रहा था, सॉइल कितना स्ट्रांग है इस चीज को बता रहा था। कौन सा था वो? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। दो थे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स जितना हाई उतना स्ट्रांग मेरा सॉइल, और लिक्विडिटी इंडेक्स जितना हाई उतना वीक मेरा सॉइल। इसलिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स जितना हाई, लिक्विडिटी इंडेक्स उतना कम, और उतना ही स्ट्रांग मेरा सॉइल। कंसिस्टेंसी इंडेक्स जितना कम मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स जितना हाई उतना वीक मेरा सॉइल। तो मतलब अगर ये देखें ना कि फाउंडेशन के लिए कौन सा सॉइल अच्छा होगा, तो उसके कंसिस्टेंसी इंडेक्स आईसी को आप चेक करोगे, जिसका आईसी ज्यादा वो ही फाउंडेशन के लिए अच्छा है। अब अगर आपको WL WP लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट दी हुई है, तो सीधा आप देख लीजिए उसका सीधा प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल लीजिए, तो पता चल जाएगा कि किस सॉइल की प्लास्टिसिटी हाई है, ग्रेटर है। और अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए दो सॉइल दी हो, आपने दोनों को क्लासिफाई कर लिया अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो मेन हमारा क्लासिफिकेशन का सिस्टम चलता है, उससे आपने उन सॉइल्स को क्लासिफाई कर लिया, और एक आ गया सिल्ट, दूसरा क्ले आ गया, तो ऑफ कोर्स
वो सॉइल जो क्ले आया है, मान लीजिए ए और बी, ए सिल्ट बी क्ले, तो बी क्ले आया ना, क्ले की प्लास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब बी सॉइल जो होगा इट विल हैव ग्रेटर प्लास्टिसिटी। ठीक है, उसी तरह फाउंडेशन के लिए बेटर कौन सा है, वो तो आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालोगे, राइट, WL माइनस WN डिवाइड बाय WL माइनस WP, जो हमने फॉर्मूला किया था, दैट सॉइल विल बी बेटर फॉर फाउंडेशन। और अगर ये देखना है दैट विच सॉइल इज मोर कंप्रेसिबल, तो फिर क्या देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी हम बहुत बार अब रिपीट कर चुके हैं, कंप्रेसिबिलिटी उस सॉइल की ज्यादा होगी, वो सॉइल ज्यादा दबेगा जिसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी, जिसकी लिक्विड लिमिट सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल। लिक्विड लिमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी मेरे को देखनी है कितनी, किसकी ज्यादा होगी, तो सीधा लिक्विड लिमिट देखूंगा मैं, WL देखूंगा सीधा, राइट। मान लीजिए मेरे को ये दिया हो क्वेश्चन में कि अलग अलग नंबर ऑफ ब्लोज दिए हुए हैं और उसके बेसिस पे बता दिया कि इस वाटर कंटेंट पे इतने नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे थे ए सॉइल के लिए, और फिर बी सॉइल का दे दिया कि इतने नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे थे इस वाटर कंटेंट पे, तो मैं देख लूंगा ए सॉइल के कॉरस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज कितना वाटर कंटेंट था, वो क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट। इसी तरह बी सॉइल का देख लूंगा कि कॉरस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज कौन सा वाटर कंटेंट था, वो बी सॉइल का लिक्विड लिमिट हो जाएगा। तो ए सॉइल की लिक्विड लिमिट आ गई, बी सॉइल की लिक्विड लिमिट आ गई। अब देख लो कि लिक्विड लिमिट किसकी ज्यादा है, जिसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा दैट सॉइल विल बी मोर कंप्रेसिबल। ठीक है, अब अगर पूछा जाए विच सॉइल हैज हायर लॉस ऑफ shear स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, ये तो हमने डायरेक्टली उसकी डेफिनेशन में ही ये चीज लिखी थी, उस इंडेक्स की डेफिनेशन में, दैट इट विल शो हायर रेट ऑफ लॉस ऑफ shear स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, उसकी डेफिनेशन में ही ये चीज लिखी थी। कौन सा इंडेक्स था वो, फ्लो इंडेक्स, जो हमने लिक्विड लिमिट में ही पढ़ा था, जब लिक्विड लिमिट का टेस्ट किया था हमने बाय कैसाग्रांडेस अपैरेटस, तभी पढ़ा था। कौन सा, फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स ये ही बता रहा था दैट जिसका फ्लो इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी हायर लॉस ऑफ shear स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट होगी, राइट, वो ही हमें फ्लो इंडेक्स बता रहा था। तो इसी तरह से हम अगर ये अलग अलग पैरामीटर्स पूछे जाएं तो देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग टू कौन सा पैरामीटर, कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी इंडेक्स से वो वेरी करता है, कौन से इंडेक्स से उसको हम बता सकते हैं, राइट। तो फिर हम ऐसे इनको देख लेंगे, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम हमारे इंडियन स्टैंडर्ड ने जो कुछ टेस्ट दिए हैं फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल के, उनको डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो पहला टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ फील्ड आइडेंटिफिकेशन फॉर सॉइल्स, इज विजुअल एग्जामिनेशन। विजुअल एग्जामिनेशन, आपको नाम सुन के क्या पता चल रहा है, विजुअल, विजुअल मतलब देख के एग्जामिनेशन, देख के सॉइल को एग्जामिन करना कि सॉइल हमारा कैसे है, इसको हम विजुअल एग्जामिनेशन कह रहे हैं। अब अगर किसी सॉइल को देख के पता लगा रहे हैं कि वो कैसा है, तो वो कम से कम दिखना तो चाहिए ना, उसी सॉइल को तो हम विजुअल एग्जामिन करेंगे जो दिखेगा, जो दिख ही नहीं रहा आंखों से उसको कैसे करेंगे, आंखों से देख के करना है, ये शर्त है। तो आंखों से देख के अगर किसी सॉइल को करना है तो किसको करेंगे, कोर्स को या फाइन को, ये दोनों को, ये मैंने आपको बताया था। ध्यान दीजिए, जब मैं कह रहा हूं ना देख के करना है, तब मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, एक पार्टिकल की। ओवरऑल तो पता ही है, सॉइल जब कलेक्टिवली देखेंगे तब तो दिखेगा ही, पर जब मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक पार्टिकल की, तो कौन सा दिखेगा, दोनों दिख, ये तो पक्का है ही कि कोर्स दिखेगा, राइट। वो जो बड़ी चीज है वो तो दिखेगी, जो छोटी चीज है वो नहीं दिखेगी, राइट। अब फाइन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं
कि वो आंखों से दिखते नहीं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। लेस देन 0.075 mm, मतलब 75 माइक्रोन से जो पार्टिकल्स कम होते हैं वो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स कहलाते हैं, और ये फाइन ग्रेन पार्टिकल्स आंखों से नहीं दिखते। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये तो पक्का था ही कि कोर्स हो जाएगा, पर फाइन होगा कि नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन था। और ये कंफ्यूजन ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि नहीं दिखता, राइट। अगर मान लो दो में से एक चूज करना हो, देन इट्स क्लियर, कोर्स। अगर दोनों चूज करने होते तब आपको फाइन का सोचना पड़ता, और जो सोचना पड़ता है ये मैंने आपको पहले बताया हुई है कि इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखते नहीं है। ये मैं जो मेरा लेक्चर नंबर 1 है वहां से ये मैं चीज बारी बारी रिपीट कर रहा हूं कि कोर्स ग्रेन पार्टिकल, कोर्स और फाइन रिलेटिव हैं एक दूसरे के। कोर्स इतने बड़े हैं कि वो आंखों से दिख जाते हैं, फाइन जो है, फाइन छोटे, वो इतने छोटे हैं कि आंखों से दिखते नहीं है। कोर्स और फाइन, मेन हमने उनको कोर्स और फाइन इसी बेसिस पे ही कहा है, साइज के बेसिस पे। कोर्स इतने बड़े जो आंखों से दिख जाए, फाइन इतने छोटे जो आंखों से ना दिखे, ठीक है। तो मतलब ये विजुअल एग्जामिनेशन सिर्फ उन सॉइल्स के लिए है जो आंखों से दिखे, मतलब सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ही है, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए नहीं है। अब बात आती है कि ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है, ठीक है, पर इसमें करते क्या है? देख के सॉइल को पता लगाते हैं कि सॉइल कैसा है, सिंपल। उसका साइज क्या है, एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं ऑफ कोर्स। और जब मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक को उठा के फिर देखेंगे, फील्ड आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। हाँ, उठा के भी देखेंगे हम एग्रीगेट्स को, पर ओवरऑल हम एग्रीगेट्स का जो हमारे सामने बंडल पड़ा है उसको देख रहे हैं कि यार ये एग्रीगेट्स कैसे हैं, राइट। ओवरऑल जो उसका साइज कैसा है, जो मेरे पास एग्रीगेट्स पड़े हैं, राइट, उसका साइज उठा के भी देखेंगे ऑफ कोर्स। पर जब मैं बात कर रहा था विजुअल एग्जामिनेशन की कि किसके लिए कंडक्ट करेंगे, ये हमने इसी चीज से पहचाना है कि कौन सा आंखों से दिख रहा है, एक पार्टिकल, एक ग्रेन, उसकी बात हो रही थी। तो उसका साइज क्या है वो आंखों से दिख जाएगा, साइज का पता लगाएंगे। उसकी शेप क्या है, राउंड है या एंगुलर है, वो पता लगाएंगे। साइज, शेप, उसका सरफेस टेक्सचर कैसा है, रफ है या स्मूथ है, ये पता लगा लेंगे, राइट। और उसकी ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग मतलब जो हमने ग्रेडिंग पढ़ी थी पहले, जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी हमने, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ के हमने कुछ ग्रेडिंग पढ़ी थी। वेल ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल। अगर सारे तरीके के देख के पता लग रहा है कि सारे तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट है, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बीच वाले हैं, सारे तरीके के हैं, तो वेल ग्रेडेड है। अगर ऐसा है कि एक ही जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। अगर बड़े हैं, छोटे भी हैं, पर बीच वाले पार्टिकल्स मिसिंग है, तो गैप ग्रेडेड, राइट। मतलब साइज, शेप, टच मतलब जो मैं आपको बता रहा था सरफेस टेक्सचर क्या है, एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एंगुलरिटी लिखी है, एंगुलरिटी लिखी है मैंने, तो इसका मतलब यही है कि शेप उसकी एंगुलर है या राउंड है। यहां पे टच लिखा है तो आप यहां पे सरफेस टेक्सचर भी कह सकते थे। टच मतलब सरफेस टेक्सचर, जब उसको टच करके देख रहे हैं तो ये रफ फील हो रहा है या स्मूथ फील हो रहा है। एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं, इसीलिए मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि आप कंसेप्ट को समझो। क्योंकि मान लो अगर एग्जाम में वर्ड चेंज हो गया, यहां पे एंगुलरिटी लिखा है मैंने आपको बोलते वक्त समझाया है शेप उसकी कैसी होगी, राइट। और मान लीजिए कोई थर्ड वर्ड आ गया पेपर में, पर अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आया हुआ है, देन यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, विजुअल एग्जामिनेशन उसी के लिए करते हैं जो आंखों से दिख पाए, वो है कोर्स ग्रेन्ड। और जो आंखों से प्रॉपर्टीज दिख सकती हैं वो है उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, वो फील, जो अब हम उसको टच करते हैं वो फील कैसा हो रहा है, और देख के अलग अलग पार्टिकल्स की क्या ग्रेडिंग है, सारे तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट है या नहीं, या कुछ मिसिंग है, उसके बेसिस पे उसकी ग्रेडिंग हम डिसाइड कर पाते हैं। वो सारा विजुअल एग्जामिनेशन में आ जाएगा, राइट। अब हम आगे के कुछ टेस्ट डिस्कस करेंगे
जो ये वाला टेस्ट था विजुअल एग्जामिनेशन, ये सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए था। अब जो आगे वाले टेस्ट हम डिस्कस करेंगे वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए होंगे, और फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए जो भी हम टेस्ट डिस्कस करेंगे वो होंगे फॉर सॉइल्स दैट आर पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन सीव। जो ये वाले हम टेस्ट करते हैं फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, वैसे जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है हम क्लासिफाई करते हैं सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी। पर जो टेस्ट क्लासिफाई किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड्स क्लासिफाई किए हुए हैं, राइट, बाद में हमने हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी उनको अपने इंडियन स्टैंडर्ड की कंडीशन के हिसाब से उन टेस्ट को मोल्ड किया है, बट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर सॉइल पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन सी। तो हम आगे के टेस्ट उन सॉइल्स के लिए कर रहे हैं जो 425 माइक्रोन सी से पास हो रहे हैं, राइट, और उनकी नेचर हम ये कहेंगे कि ये फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए टेस्ट है, राइट। नाउ अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फील्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। कौन से? फील्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने दी है, ठीक है। तो जो पहला टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज विजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। विजुअल एग्जामिनेशन नाम सुन के क्या पता चल रहा है? विजुअल, विजुअल मतलब जो देख के पता लगाया जा सके, जिसको देख के एग्जामिन कर सके, दैट इज विजुअल एग्जामिनेशन, राइट। अब देख के तो उसी सॉइल का ही पता लगाया जा सकता है जो दिखे, और कौन सा सॉइल दिखता है? एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, एक ग्रेन की, तो वो कौन सा होता है जो दिखता है? ऑफ कोर्स कोर्स ग्रेन्ड। कोर्स और फाइन इसके बेसिस पे ही तो हमने रखा था। कोर्स बड़ा, फाइन छोटा। कितना बड़ा कि आंखों से दिख जाए, फाइन इतना छोटा कि आंखों से दिखता नहीं है। तो जो आंखों से दिखता नहीं है उसकी हम विजुअल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? तो उसी को ही तो करेंगे विजुअल एग्जामिन जो आंखों से दिखे, और दिखता सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड है। इसीलिए जो ये विजुअल एग्जामिनेशन है ये सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स के लिए की जाती है, ठीक है। इसमें करते क्या है? इसमें हम सॉइल के वो फीचर्स डिटरमिन करते हैं जो दिख के पता लगाया जा सके। कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो देख के ही हम पता लगा सके कि उसका साइज क्या है? ये पता लगा सकते हैं। बड़ा है या छोटा है ये पता लगाया जा सकता है। साइज, ऑफ कोर्स यहां पे कोर्स की बात की जा रही है, राइट। सारे फीचर्स कोर्स की बात की जा रही है। साइज पता लगा सकते हैं, बड़ा या छोटा देख के। शेप उसकी पता लगाई जा सकती है। शेप जैसे राउंड है या एंगुलर है ये पता लगा सकता है। उसका टच मतलब सरफेस टेक्सचर कैसा है, टच करके वो कैसा फील हो रहा है, रफ फील हो रहा है या स्मूथ फील हो रहा है। टच या सरफेस टेक्सचर। एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है पेपर में कोई तीसरा वर्ड इस्तेमाल किया हो, पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पेपर में कैसे भी दे दे आप कर लोगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, राइट। अब जैसे मैंने आपको शेप का नाम दिया, राइट, साइज के बाद मैंने आपको शेप का बताया ना, तो शेप की जगह हो सकता है वो बोल दे एंगुलैरिटी। एक ही चीज को कहने के लिए अलग अलग तरीके हैं, तो वो भी आप पता लगा लोगे, ठीक है। वो भी आप कह दोगे कि हाँ एंगुलैरिटी भी हम जज कर सकते हैं। जैसे अगर राउंड है तो एंगुलर कम है, एंगुलर ज्यादा है तो एंगुलैरिटी ज्यादा है मतलब एंगुलर है, ठीक है ना। तो एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं। कोई पेपर में तीसरा वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप सब कुछ बता दोगे। और कौन सी चीज बताई जा सकती है देख के कि सॉइल की ग्रेडिंग क्या है, ये पता लगाई सकती है। ग्रेडिंग, हाँ, जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ी थी हमने तब पढ़ा था कि अगर सभी तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वो वेल ग्रेडेड सॉइल है। पर अगर एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। बड़े प्रेजेंट है, छोटे प्रेजेंट है, बीच वाले मिसिंग है, गैप ग्रेडेड है। मतलब ग्रेडिंग भी पता लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हम देख के पता लगा सकते हैं, राइट। तो जो देख के सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में ही पता लगा सकते हैं। इसीलिए जो ये विजुअल एग्जामिनेशन है
ये सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब जो हम आगे करने जा रहे हैं, पहले मैं विजुअल एग्जामिनेशन में जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें क्या है, पार्टिकल्स आर एग्जामिन्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज, शेप, टच एंड ग्रेडिंग, जो मैंने आपको बताया। और दिस एग्जामिनेशन इज यूज्ड ओनली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। सिंस फाइन ग्रेन सॉइल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, नेकेड आइज मतलब माइक्रोस्कोप के बिना हम अपनी नंगी आंखों से जो देख रहे हैं वो कौन सा पता लगा सकता है, सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल का। तो इसलिए विजुअल एग्जामिनेशन सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ही की जाती है और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए नहीं की जाती। ठीक है, अब हम जो बाकी के फील्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर रहेंगे ना, बाकी के इसके बाद, वो एप्लीकेबल है फॉर फाइन ग्रेन सॉइल्स विच आर पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन सीव। ठीक है, वैसे तो जो एक्चुअल में फाइन ग्रेन्ड सॉइल हम उसको कह के आए हैं जो 75 माइक्रोन से पास करे, पर जो ये मैं आपको टेस्ट बताने जा रहा हूं, जैसे लिक्विड का टेस्ट, वो भी हमने जो 425 माइक्रोन से पास कर रहा था सॉइल उसके लिए किया था। ऐसे जो ये बाकी के टेस्ट हैं, ये जो 425 माइक्रोन सीव से पास करेंगे उस सॉइल के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कौन से टेस्ट हैं उनको अभी हम देखते हैं। अब इसमें जो पहला टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिस्पर्जन टेस्ट। डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है, फैलना, डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ना एक चमचे में सॉइल लेते हैं, उसको ग्लास में डाल के उसको हिलाते हैं, राइट, स्टिर करते हैं उसको। अब 10-15 मिनट का इंतजार करते हैं। अगर 10 से 15 मिनट में वो सॉइल बैठ जाए तो क्या कहेंगे हम, ये देखते हैं, राइट। तो वो सिल्ट होगी या क्ले होगी, क्योंकि सिल्ट या क्ले अब इनमें ही हमको डिफरेंशिएट करना है, राइट। अब हम मेनली फाइन ग्रेन सॉइल्स की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, सिल्ट और क्ले, इन दोनों के बीच में देखिए जो सॉइल बैठ रही है उसका मतलब क्या है कि वो सॉइल भारी है, हैवी है। और कौन सी सॉइल बैठेगी, कौन सी सॉइल हैवी होगी, किस पे ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट होगी, जो बड़ी है। और बड़ा सिल्ट और क्ले में से कौन से पार्टिकल्स होते हैं, सिल्ट और क्ले में से जो बड़े होते हैं। सिल्ट के पार्टिकल्स 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन के बीच में, क्ले के लेस देन 2 माइक्रोन। क्ले के छोटे होते हैं, उनका वेट कम होता है, उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगती है, तो उसके नीचे बैठ ही नहीं पाते, नीचे सेटल ही नहीं हो पाते। पर सिल्ट के पार्टिकल्स वो हैवियर होते हैं, बड़े होते हैं, हैवियर होते हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे, उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट होती है, तो वो नीचे सेटल कर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर 10 से 15 मिनट के बीच में, 10 से 15 मिनट में अगर मेरे पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, सेटल कर गए नीचे, तो वो सिल्ट है। अगर नहीं किए तो क्ले है, क्ले फैल गई, डिस्पर्स हुई है, नीचे नहीं बैठी, डिस्पर्स होगी। डिस्पर्जन टेस्ट कब हो गया डिस्पर्स, जब क्ले हो। मेरा सॉइल क्ले हो तो डिस्पर्स होगा, और अगर सिल्ट हो तो डिस्पर्स नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा, सेटल कर जाएगा। तो इस हिसाब से डिस्पर्जन टेस्ट से मैं ये पता लगा सकता हूं कि मेरा सॉइल सिल्ट है या क्ले है, राइट। एड अ स्पून ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल, ये भी बात है कि ओवन ड्राइड सॉइल को ही हम ऐड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो ओवन ड्राइड सॉइल होगा उसमें पार्टिकल्स अलग अलग होंगे और अपना जो इंडिविजुअल रोल है वो निभा पाएंगे। अगर ओवन ड्राइड नहीं हुआ, मान लो हमने कुछ मॉइस्चर वाला सॉइल लिया हुआ, तो हो सकता है क्ले के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाएं, चिपकते ही हैं वो, और चिपक के वो एक बड़ा पार्टिकल बना ले, फिर जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो फॉल्स रिजल्ट होगा। इसीलिए ओवन ड्राइड सॉइल हम ले रहे हैं, राइट। एड ए स्पून ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल इन ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एंड मिक्स इट। इफ इट सेटल्स विद इन 10 to 15 मिनट्स इट इज सिल्ट, और एल्स इट इज क्ले। सिल्ट क्यों, सिल्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट होगी, बड़े थे पार्टिकल्स। एल्स इट इज क्ले, क्ले के नहीं हुए, छोटे थे पार्टिकल्स, डिस्पर्स हो गए, राइट। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टेस्ट। अब जो नेक्स्ट टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डाइलेटेंसी टेस्ट। ठीक है, अब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं,
हम एक मॉइस्ट सैंपल ऑफ सॉइल लेते हैं अबाउट 5 cc, ठीक है, उसको हम अपने पाम पे रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरा सॉइल, एक मॉइस्ट सैंपल ऑफ सॉइल ले लिया मैंने, इसको मैंने अपने ऐसे पाम पे रख लिया, ठीक है। पाम पे रख के मैं क्या करूंगा कि मेरी जो पाम होगी उसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली शेक करूंगा, फिर दूसरे हाथ से ऐसे वर्टिकली पैट करूंगा, हॉरिजॉन्टली शेक करूंगा, वर्टिकली पैट करूंगा, ठीक है। कुछ बार ऐसे करूंगा, हॉरिजॉन्टली शेक किया, फिर वर्टिकली ऐसे पैट किया, ठीक है। अब ये करने के बाद अगर जब मैं शेक कर रहा हूं और हॉरिजॉन्टली पैट कर रहा हूं, अगर मॉइस्चर मतलब पानी जो मेरा सॉइल है उसकी सरफेस पे आ जाए, मॉइस्चर अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, जिसको मैंने टेस्ट के लिए यूज किया है, अगर उसकी सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर वाले हिस्से पर, मतलब उसकी जो सरफेस है उस पे वाटर आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, और फिर मैंने जब उस पैट को, जो 5 cc की मैंने पैट ली है, मतलब एक हिस्सा सा लिया है सॉइल का, वो जो पैट ली है मैंने उसको अपनी उंगलियों से दबाऊंगा मैं। उंगलियों से मैंने जब दबाया तब जो मॉइस्चर आया था वो गायब हो गया। अब जब देखिए, आप ध्यान दीजिए, जब ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, हॉरिजॉन्टली शेक किया, वर्टिकली पैट किया, कुछ टाइम करने के बाद जल्दी से अपीयरेंस ऑफ मॉइस्चर जल्दी थी, और जब मैंने ऐसे स्क्वीज किया इन बिटवीन द फिंगर्स तो वो गायब भी जल्दी हो गया। अब ऐसा अगर जो सॉइल है तब तो ये सिल्ट है, या फाइन सैंड या सिल्ट की अपीयरेंस ऐसे करने, हॉरिजॉन्टली पैड करने, हॉरिजॉन्टली शेक करने और वर्टिकली पैड करने के बाद अपीयरेंस ऑफ मॉइस्चर जल्दी हो जाए, और फिर स्क्वीजिंग इन बिटवीन द फिंगर्स करने के बाद सॉइल मेरा दोबारा से स्टिफ हो गया, फर्म हो गया और डिसअपीयर हो गया मॉइस्चर, फिर से मॉइस्चर सॉइल के अंदर चला गया। तो अगर ये कंडीशन बन रही है दैट अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द मॉइस्चर इज हैपनिंग क्विकली, फिर तो वो फाइन सैंड या सिल्ट है, क्विकली हो रहा है ये। पर अगर ये बिल्कुल हो ही नहीं रहा, या बहुत देर से हो रहा है, स्लोली हो रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं जब इसको हॉरिजॉन्टली शेक कर रहा हूं, वर्टिकली पैट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली शेक किया, वर्टिकली पैट किया, मॉइस्चर आ ही नहीं रहा उसकी सरफेस पे, या आ रहा है तो बहुत देर बाद आ रहा है, बहुत बार करना पड़ रहा है मेरे को, ऐसे बहुत बार ऐसे करना पड़ रहा है, फिर मॉइस्चर आ रहा है, और फिर उसके बाद मॉइस्चर अब आ गया, फिर मैंने इन बिटवीन द फिंगर्स उसको स्क्वीज किया मेरे सॉइल को, अब वो डिसअपियर नहीं हो रहा, आ नहीं रहा, पहले तो आ नहीं रहा, फिर जब मैंने स्क्वीज किया इन बिटवीन द फिंगर्स फिर वो जा नहीं रहा, मतलब अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस ऑफ द मॉइस्चर बहुत स्लोली हो रही है या हो ही नहीं रही, तो वो क्ले है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो क्ले की होती है वो कहीं ज्यादा होती है सिल्ट से। जैसे जैसे पार्टिकल्स फाइन होते हैं वैसे वैसे उनकी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी, अपने अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी, बाहर ना जाने देने की कैपेसिटी ज्यादा होती रहती है। अब ऐसा क्यों? वैसे में हम आगे परमेबिलिटी का चैप्टर आगे पढ़ेंगे, पर मैं अभी आपको एक क्लू देना चाहता हूं, चाहे आपने नहीं पढ़ा, परमेबिलिटी पहले नहीं पढ़ी, या आगे चल के भी आप ना पढ़े, फिर भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स पे ले जाके चीजों को समझाना चाहता हूं। देखिए, हमने किया था कि जैसे जैसे पार्टिकल्स फाइन होते रहते हैं वैसे वैसे उनकी जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, इंडिविजुअल, एक वर्ड की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, एक वर्ड की बात कर रहा हूं, एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड, इंडिविजुअल वर्ड, वो छोटी होती रहती है, क्योंकि पार्टिकल्स खुद छोटे हो रहे हैं, इसलिए उनके बीच की जो जो खाली जगह, इंडिविजुअल वर्ड, वो भी छोटी होती है, इंडिविजुअल वर्ड छोटी होती रहती है। और जो पानी ट्रेवल करेगा वो तो जो खाली जगह उसमें से ही ट्रेवल करेगा, मतलब वॉइड से ही ट्रेवल करेगा पानी, ठीक है।
पर अब क्ले के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, आपको पता है। जैसे जैसे हम सैंड से सिल्ट, फिर सिल्ट से क्ले, वैसे वैसे पार्टिकल्स बहुत छोटे होते रहते हैं, और वैसे वैसे उनकी जो इंडिविजुअल वॉइड्स हैं वो भी बहुत छोटी होती रहती हैं। अब क्ले की इंडिविजुअल वॉइड्स इतनी छोटी होती हैं कि पानी को ट्रेवल करने के लिए बहुत मुश्किल आती है। तो पानी बहुत ही मुश्किल से ट्रेवल कर पाता है उस सॉइल के बीच में से। इसीलिए फिर जब हम हॉरिजॉन्टली शेक कर रहे थे और वर्टिकली पैड कर रहे थे तो पानी सरफेस पे आ नहीं रहा था, क्योंकि उसको जो वर्ड्स में से उसने ट्रेवल करना था वो इतनी छोटी है कि उसको बहुत मुश्किल हो रही है आने में पानी को। तो इसीलिए वो बाहर नहीं आ पा रहा था। इसको हम ऐसे भी दे रहे थे कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की बहुत ज्यादा है, कि वो अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। होल्ड क्यों करके रखती है? क्योंकि पानी को बाहर जाने नहीं देती। इतनी छोटी वॉइड्स हैं कि पानी बाहर जा ही नहीं पाता। ठीक है, अब चला गया तो अब अंदर नहीं घुस पा रहा। हमने यही कहा ना कि अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस दोनों स्लो होंगी क्ले के केस में, और फाइन सैंड और सिल्ट में तेज होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, फास्ट होंगी उसमें, राइट। तो अब जो क्ले की जब हम फिलहाल हम अब क्ले की बात कर रहे थे। अब बाहर तो आ गया, काफी बार ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली शेक, वर्टिकली पैड किया, बाहर तो आप लेके आ गए उसे किसी तरह से, पर जब उसको स्क्वीज किया, स्क्वीज करने के बाद अब वो अंदर नहीं जा पा रहा, क्योंकि अंदर भी तो उसने वर्ड्स में से ही तो जाना था। वर्ड्स इतनी छोटी हैं कि पानी को ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, चाहे अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, बहुत मुश्किल आ रही है उसको ट्रेवल करने में। इसीलिए क्ले की जो अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द मॉइस्चर था क्ले के केस में बहुत स्लो था, या ना के बराबर था। बहुत स्लो या नहीं होगा। क्ले में भी अगर आप थोड़ी बड़ी क्ले की पार्टिकल्स ले लो कि 2 माइक्रोन से छोटे हैं पर बहुत छोटे नहीं है, तो उसमें तो हम कह सकेंगे कि स्लो है। अगर क्ले में भी बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, 2 माइक्रोन से भी बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उसमें नो रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। मैंने आपको समझा दिया कि डायलेटेंसी टेस्ट होता क्या है और इसके जो रिजल्ट हैं वो ऐसे क्यों आते हैं। ठीक है, अब इसको हम सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के जो इस बार बोर्ड पे लिखा गया वो पढ़ लेते हैं, फिर जो टेक्स्ट रह गया उसको लिख के फिर उसको भी पढ़ के सुना देता हूं। और जो ये सारा टेक्स्ट है, ये जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको मिल जाएगा। आपको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है, जो प्योरली थ्योरेटिकल चीजें हैं उनको। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या है, टेक ए मॉइस्ट सैंपल ऑफ सॉइल अबाउट 5 cc, जैसे मैंने आपको बताया, एंड प्लेस इट ओवर योर पाम। नाउ शेक योर हैंड हॉरिजॉन्टली एंड पैट विद द अदर हैंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। रिपीट दिस स्टेप अ फ्यू टाइम्स। दिस पैट ऑफ सॉइल इज नाउ स्क्वीज्ड इन बिटवीन द फिंगर्स। अब इसके रिजल्ट लिखने रह गए, वो मैं अभी लिख के आपको पढ़ के सुनाता हूं। अब इसका जो रिजल्ट है वो मैंने लिखा है। If the appearance and disappearance of water happens quickly with shaking and squeezing respectively, ठीक है, मतलब क्विकली आ रहा है शेकिंग और स्क्वीजिंग के साथ, देन इट इज कॉल्ड अ क्विक रिएक्शन। अपीयरेंस, जब शेक कर रहे हैं तो अपीयरेंस जल्दी हो रही है, जब उसको स्क्वीज कर रहे हैं तो डिसअपीयरेंस जल्दी हो रही है, देन इट इज कॉल्ड अ क्विक रिएक्शन and is observed in fine sands and silts, right? क्योंकि उनमें मैंने आपको बताया जो इंडिविजुअल वर्ड्स है वो बड़ी होती हैं, इसलिए पानी आसानी से ट्रेवल कर सकता है, इसलिए अपीयरेंस भी जल्दी हो जाएगी और डिसअपीयरेंस भी जल्दी हो जाएगी। किसमें? फाइन सैंड्स एंड सिल्ट्स में। अब ध्यान दीजिए, हमने 425 माइक्रोन से पास किया हुआ सॉइल लिया है, तो उसमें फाइन सैंड्स भी आएंगी, ठीक है ना, इसलिए हमने अपने रिजल्ट में फाइन सैंड्स का जिक्र भी किया है, राइट। तो इन फाइन सैंड्स एंड सिल्ट्स रिएक्शन क्विक होगा, क्योंकि क्विकली वाटर अपीयर और डिसअपीयर होगा। इफ इट हैपेंस स्लोली
मतलब स्लो रिएक्शन हम उसको कह देंगे, या कोई चेंज आए ही ना, मतलब पानी अपीयर ही ना हो, अपीयर ना हो तो डिसअपियर क्या होगा फिर, राइट? कोई रिएक्शन ना हो, नो चेंज मतलब नो रिएक्शन, देन इट इज क्ले। क्ले के केस में होगा, क्यों? वर्ड्स बहुत छोटे हैं, पानी ट्रेवल नहीं कर पा रहा उन वर्ड्स में से। और इसका मैंने आपको कारण बताया था, कारण तो मेन ये है कि पानी ट्रेवल नहीं कर पा रहा। हम उसको दूसरे शब्दों में टेक्निकल लैंग्वेज में ये भी बोल देते हैं दैट मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले इज मोर, राइट? अब हम चलते हैं हमारे अगले टेस्ट पर। अब जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज टफनेस टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने डाइलेटेंसी टेस्ट में सॉइल्स यूज किया था उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। वर्क मतलब उसको नीड करेंगे, राइट? उसको वर्क, वर्क मतलब उसको एज ए, उसको पीसना। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज टफनेस टेस्ट। अब इस टफनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो डाइलेटेंसी टेस्ट में हमने सॉइल यूज किया था उसके ऊपर हम वर्क और मोल्डिंग करते हैं टिल इट रीचेज द कंसिस्टेंसी ऑफ पुटी। मतलब ये कि जैसे मान लो हम आटा गूंद रहे हैं, अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन क्रिएट करो मेरे साथ साथ, कि जब हम आटा गूंदते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले उसके पानी मिक्स किया आटे में, क्या करते हैं फिर एक उसको एक शेप में बना लेते हैं, फिर वर्क करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? आटे को गूंदते हैं, आटे को ऐसे गूंद रहे हैं हम, जब आटे को ऐसे गूंद रहे हैं मतलब उस पे हम वर्क कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। फिर उसको एक पेड़ा सा बना लेते हैं, उसका दोबारा से पेड़ा बना लेते हैं, मतलब उसको मोल्ड कर लिया। जब पेड़ा बना लिया मतलब मोल्ड कर लिया, अब फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं, फिर पेड़ा बना लेते हैं मतलब मोल्ड करते हैं, फिर वर्क करते हैं, फिर मोल्ड कर लेते हैं। तो इस वर्किंग और मोल्डिंग ये कब तक चलती है, जब आटा एक सॉफ्ट सॉफ्ट और एक पुटी की कंसिस्टेंसी नहीं अचीव कर लेता। जब जो फाइनली आटा एक अचीव कर लेता ना स्टेट अपनी, उस स्टेट को हम कह रहे हैं कि पुटी की कंसिस्टेंसी अचीव कर रहा है, ठीक है? यही हम हमारे सॉइल में कर रहे हैं, हम हमारे सॉइल के ऊपर वर्किंग एंड मोल्डिंग कर रहे हैं टिल इट रीचेज द कंसिस्टेंसी ऑफ पुटी। जब तक आटा हमारा सॉफ्ट और रोटी पकाने जैसा नहीं ना हो जाता तब तक हम करते हैं। वैसे हम हमारे सॉइल को भी करते हैं, उसके ऊपर वर्किंग एंड मोल्डिंग करते हैं टिल इट रीचेज द कंसिस्टेंसी ऑफ पुटी। कंसिस्टेंसी मतलब उतना का हार्ड या उतना का सॉफ्ट हो जाए कि वो पुटी की कंसिस्टेंसी को अचीव कर जाए। पुटी की कंसिस्टेंसी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। जैसे वॉल पुटी हम जो करते हैं ना, वो भी आप समझने के लिए ये कर सकते हो कि वो भी एक कंसिस्टेंसी ऑफ पुटी होती है जब हम वॉल पुटी करते हैं, ठीक है? और बिल्कुल ही जमीनी भाषा में जाके, देसी भाषा में, जो आप अपने आसपास एग्जाम्पल देखते हो, आटे का एग्जाम्पल जो रोज आप देखते हो, उसकी भाषा में भी मैंने आपको ये चीज समझा दी, ठीक है? अब हम हमारे सॉइल को दोबारा लेके आते हैं, आटे से दोबारा मिट्टी पे आते हैं। तो ये सॉइल है मैंने आपको बताया, ठीक है? ये इस पे हम तब तक वर्किंग एंड मोल्डिंग करेंगे टिल इट रीचेज द कंसिस्टेंसी ऑफ पुटी। अब जितना टाइम लगेगा पुटी की कंसिस्टेंसी को अचीव करने में, ये चीज इंडिकेट करेगा कि हमारे सॉइल की प्लास्टिसिटी कितनी है। जितना ज्यादा टाइम लग रहा है पुटी की कंसिस्टेंसी अचीव करने में, उतनी ज्यादा प्लास्टिसिटी, और कम टाइम मतलब कम प्लास्टिसिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिसिटी हमने पढ़ा था क्ले में ज्यादा होती है। क्ले में एक्चुअली जो बॉन्ड्स हैं पार्टिकल के एक दूसरे के साथ वो बहुत तगड़े होते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे वाले बॉन्ड, इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग हाई होती है क्ले के केस में। तो उसको वर्क करने में और मोल्ड करने में हमको टाइम लगता है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए क्ले के केस में ज्यादा टाइम लगता है, और इसके ऑपोजिट सिल्ट के केस में कम टाइम लगता है। सिल्ट के केस में क्योंकि बॉन्ड्स क्ले के कंपैरेटिवली वीकर होते हैं, कोहेजन कम होती है, क्ले में ज्यादा होती है,
तो इसलिए सिल्ट की पुटी, कंसिस्टेंसी ऑफ पुटी सिल्ट के केस में जल्दी आ जाएगी, राइट। क्या लिखा है? वर्किंग एंड मोल्डिंग इज डन ऑन द सैंपल यूज्ड इन डायलेटेंसी टेस्ट until it reaches the consistency of putty. The time required in this process will be indicative of its plasticity. More time it takes, more will be plasticity. ठीक है, अब पुटी की शेप में आ गया, पुटी की कंसिस्टेंसी में आ गया हमारा सॉइल, पता चल गया कि इसकी प्लास्टिसिटी कितनी है, टाइम से हमने अंदाजा लगा लिया। अब हम आगे चलते हैं कि इसकी एक्चुअल टफनेस कैसे पता लगाएंगे। जो एक्चुअल टेस्ट है ये तो टफनेस टेस्ट है ना, तो टफनेस कैसे पता लगाएंगे। अब आप क्या करो, पुटी की कंसिस्टेंसी में आ गया ना, अब आप इससे 3 mm डाई की थ्रेड्स बना लो, ठीक है, रोल करके 3 mm डाई की अब थ्रेड्स बना लो। जैसे आपने प्लास्टिक लिमिट पता करते वक्त बनाई थी, वैसे 3 mm डाई की अब थ्रेड्स बना लो, ठीक है, बना ली। अब उस पर दोबारा वर्क करो, उसको दोबारा वर्क किया आपने, जैसे आटा गूंथते वक्त आप वर्क करते हो, आपने इस सॉइल के ऊपर दोबारा वर्क किया, फिर से 3 mm डाई की आपने थ्रेड बनाई है। अब जब आपने फिर से थ्रेड बनाई है इसकी, अगर तो ये आसानी से बन रही है और फिर भी थ्रेड बनने के बाद भी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो मतलब ये क्ले है। अगर बनाने में दिक्कत आ रही है, मुश्किल से बन रही है और बनने के बाद भी उसकी क्रैक्स के ऊपर आपको जो उसकी सरफेस है उस पे आपको क्रैक्स नजर आ रहे हैं, तो मतलब ये सिल्ट है। अब ऐसा क्यों? वही बात जैसे मैंने आपको बताया, जो क्ले है उसकी इंटरपार्टिकल बॉन्डिंग अच्छी होती है, कोहेसिवनेस अच्छी होती है, इसलिए वो दोबारा से भी बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स और क्रैक्स नजर नहीं आते। सिल्ट उसमें इंटरपार्टिकल बॉन्डिंग कम होती है, इसलिए दोबारा 3 mm डाया थ्रेड बनाना मुश्किल होता है और ऊपर से उसकी सरफेस के ऊपर क्रैक्स भी नजर आते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई नॉन प्लास्टिक सॉइल हुआ जैसे सैंड, क्या वो 3 mm डाया थ्रेड में फॉर्म हो पाएगा? देन द आंसर इज नो, क्लियर नो। जो नॉन प्लास्टिक सॉइल्स होते हैं ना, जिनमें प्लास्टिसिटी होती ही नहीं है, उनको हम 3 mm डाया थ्रेड में फॉर्म कर ही नहीं सकते। तो अगर तो सॉइल 3 mm डाया थ्रेड में फॉर्म हो ही नहीं पा रहा, तो मतलब ये नॉन प्लास्टिक सॉइल है, राइट। नाउ अब जो मैंने ये 3 mm डाया थ्रेड्स वाली बात बोली है, इसको लिख के आपको पढ़ के सुना देता हूं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नाउ 3 mm डाया थ्रेड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सैंपल, कौन सा? जो पुटी की कंसिस्टेंसी में आ गया। आफ्टर दैट स्लाइट नीडिंग इज डन ऑन देम, मैंने आपको कहा था कि वर्क करेंगे, आप चाहे उसको वर्क कह दो चाहे नीडिंग कह दो, एक ही बात है। इस जो ऐसे करके जो आटा गूंथते हैं ना हम, ऐसे करके उसको नीडिंग एक्शन कहते हैं टेक्निकली, ठीक है। तो स्लाइट नीडिंग इज डन ऑन देम एंड देन अगेन 3 mm डाया थ्रेड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट। इफ वी आर एबल टू मेक देम विदाउट मच रेजिस्टेंस, आसानी से बना पा रहे हैं, एंड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, देन इट हैज हाई टफनेस, मतलब क्ले है। इंटरपार्टिकल बॉन्ड्स क्योंकि उस क्ले के ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं, बढ़िया होते हैं, इसलिए। एंड इफ द थ्रेड कैन बी ब्रोकन इजीली और क्रैक्स अपीयर ऑन इट्स सरफेस, देन इट हैज लो टफनेस। लो टफनेस सिल्ट का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और अगर कोई नॉन प्लास्टिक सॉइल होगा जैसे सैंड, वो तो फिर 3 mm डाया थ्रेड हम उसे बना ही नहीं पाएंगे, राइट। अब हम आखिरी टेस्ट पे चलते हैं, ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट। अब जो नेक्स्ट टेस्ट हम देखने जा रहे हैं दैट इज ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट। जो ये ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट है, इसको डेसिकेटेड स्ट्रेंथ भी कह देते हैं, डेसिकेटेड स्ट्रेंथ, क्योंकि डेसिकेयर, ये एक डेसिकेटेड एक लैटिन वर्ड डेसिकेयर से आया है, उसका मतलब होता है कंप्लीटली ड्राई अप कर देना, ठीक है। तो उस लैटिन वर्ड डेसिकेयर से हमने डेसिकेटेड स्ट्रेंथ का नाम दे दिया हमारी इंग्लिश में, ठीक है। इसलिए ये आपको याद होना चाहिए, कई बार ये चीज यूज कर ली जाती है, एग्जाम में भी हो सकता है आ जाए कि असल में उसका मतलब हो कि ड्राई स्ट्रेंथ वो पूछना चाह रहा हो, या ड्राई कुछ ना कुछ ड्राई स्टेट ऑफ सॉइल को बीच में लाना चाह रहा हो एग्जामिनर,
और वहां पे ड्राई ना लिख के डेसिकेट लिख दे तो अब कंफ्यूज नहीं होना आपने, ड्राई को डेसिकेट कह देते हैं, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं किस ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट में हम करते क्या। इसमें हम 3 सेंटीमीटर डाया की स्फेरिकल बॉल्स बना लेते हैं सॉइल की, ठीक है। 3 सेंटीमीटर डाया की स्फेरिकल बॉल्स बना ली। अब इस 3 सेंटीमीटर डाया की स्फेरिकल बॉल्स को धूप में इन द सन या एयर ड्राई कर लो, मतलब पंखे के नीचे हवा से सुखा लो, या तो धूप में रख के सुखा लो या हवा से सुखा लो, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरीके से हम हमारे सॉइल को पूरी तरह सुखा लेते हैं, ठीक है, ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद उस सॉइल को वी प्रेस इट इन बिटवीन द फिंगर्स, उस बॉल को 3 सेंटीमीटर डाई की बनाई है ना, उस बॉल को वी विल प्रेस इन बिटवीन आवर फिंगर्स। व्हेन वी विल प्रेस इट इन बिटवीन आवर फिंगर्स, अगर तो वो इजीली प्रेस हो जा रही है तो मतलब उसकी ड्राई स्ट्रेंथ क्या है, कम, ठीक है। ये जो हम प्रेस करके देख रहे हैं, क्या पता लगा रहे हैं हम हमारे सॉइल की किस चीज को पता लगा रहे हैं, उसकी क्रशिंग रेजिस्टेंस। जब हम उसको प्रेस कर रहे हैं तो यही देख रहे हैं ना कि क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं हम, उसको प्रेस करके क्रश करने की, मतलब जब हम उसकी प्रेस करके रेजिस्टेंस पता लगा रहे हैं तो वो हम हमारे सॉइल की क्रशिंग रेजिस्टेंस पता कर रहे हैं। मतलब ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट हम हमारे सॉइल की क्रशिंग रेजिस्टेंस को बताता है कि उसकी क्रशिंग रेजिस्टेंस क्या है, राइट। तो अगर तो ये आसानी से प्रेस हो पा रहा है, मतलब उसकी क्रशिंग रेजिस्टेंस कम है, राइट, उसकी ड्राई स्ट्रेंथ कम है, तो ये इंडिकेट करेगा सिल्ट को। पर अगर उसको दबाना मुश्किल है, राइट, आसानी से प्रेस नहीं हो पा रहा, मतलब उसकी ड्राई स्ट्रेंथ हाई है क्योंकि उसकी क्रशिंग रेजिस्टेंस हाई है, और ये होगा क्ले के केस में, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो क्ले के इंटरपार्टिकल बॉन्ड्स हैं, ये मैंने आपको बताया कि जो क्ले के, वैसे हम पढ़ेंगे आगे, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको, जो क्ले के इंटरपार्टिकल बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, इंटरपार्टिकल बॉन्ड स्ट्रांग। तो जब हम उसको ड्राई आउट भी कर देते हैं क्ले को, तब भी वो जो इंटरपार्टिकल बॉन्ड्स है ना, जो उसकी स्ट्रांग नेचर है वो बरकरार रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो क्ले है उसकी ड्राई स्ट्रेंथ हाई होती है, और जो सिल्ट है उसकी ड्राई स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि उसमें जो इंटरपार्टिकल बॉन्डिंग है वो वीक होती है इन कंपैरिजन टू क्ले। इसलिए क्ले की इंटरपार्टिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से ड्राई स्ट्रेंथ या क्रशिंग रेजिस्टेंस हाई होती है, ठीक है, और सिल्ट की कम होती है, ठीक है। अब आपको यह पता चल जाएगा कि ड्राई स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो क्ले है, ड्राई स्ट्रेंथ कम है तो सिल्ट है। तो अगर क्ले या सिल्ट आपको पता चल गया कि हमारा सॉइल क्ले है या सिल्ट है, तो आपको यह भी तो पता चल गया कि उसकी प्लास्टिसिटी क्या है, क्योंकि प्लास्टिसिटी हाई किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्ले का। अगर आपको यह पता चल गया कि क्ले है, मतलब उस सॉइल की प्लास्टिसिटी भी हाई है, और अगर आपको यह पता चला कि वो सिल्ट है, मतलब उस सॉइल की प्लास्टिसिटी भी कम है, तो ये इनडायरेक्टली ये भी बता रहा है कि हमारे सॉइल की प्लास्टिसिटी क्या है। तो ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है, ये एक तो क्रशिंग रेजिस्टेंस के बारे में हमें जानकारी दे देता है, दूसरी ये इंफॉर्मेशन हमें देता है कि इसकी जो प्लास्टिसिटी है सॉइल की वो क्या होगी। क्ले, अगर क्ले निकल आया तो हाई प्लास्टिसिटी, अगर सिल्ट है तो लो प्लास्टिसिटी, राइट। अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। दिस, जो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट तो वो कि दिस इज ऑल्सो नोन एज डेसिकेटेड स्ट्रेंथ। In order to perform this test, 3 centimeter dia spherical balls are formed and dry them completely in the sun or by air drying it. ठीक है, या तो धूप में सुखा लो या हवा से सुखा लो। If it can be easily broken by pressing in between the fingers, then it has low dry strength. Low dry strength वो सिल्ट और फाइन सैंड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। जो फाइन सैंड है वो सिल्ट जैसा कैरेक्टरिस्टिक दिखाने लगती है, ठीक है ना। फाइन सैंड, कोर्स सिल्ट
तकरीबन एक जैसे करेक्टरिस्टिक दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके साइजेस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। फाइन सैंड मतलब सैंड जो छोटी है, सैंड में भी जो छोटी है वो फाइन सैंड। कोर्स सिल्ट मतलब जो सिल्ट में बड़ी है, तो वो इसलिए जो सैंड के बाद सिल्ट आती है, सैंड का आप नीचे वाला हिस्सा ले लो, सिल्ट का ऊपर वाला हिस्सा ले लो, तो एक जैसा तकरीबन साइज हो गया, इसलिए एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स दिखाने लग जाते हैं वो। तो लो ड्राई स्ट्रेंथ मतलब सिल्ट या फाइन सैंड। एंड इफ इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक इट देन इट हैज हाई ड्राई स्ट्रेंथ, और हाई ड्राई स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया क्लेज में होती है। अब एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा वो ये है कि जो ड्राई स्ट्रेंथ है वो क्रशिंग रेजिस्टेंस और प्लास्टिसिटी को डिनोट करती है, वो भी यहाँ पे लिख के मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ड्राई स्ट्रेंथ इज ए मेजर ऑफ इट्स क्रशिंग रेजिस्टेंस एंड प्लास्टिसिटी, राइट। अब इस लेक्चर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हमारा चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।